हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज बडी में। तो गाइस, आज से शुरुआत कर रहे हैं हम बिहार एसआई के प्री एग्जाम 2021 के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिल जाएगा और इसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। गाइस, 2020 में आपका जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था उसका आपका पीटी और मेंस दोनों का रिजल्ट आ चुका है और मेंस में जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके पास अभी भी मौका है 2021 के ये बिहार एसआई के रूप में। तो गाइस, अगर आप लोगों ने ये फॉर्म भरा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और एक अच्छी तैयारी कीजिए और इस बार आपके हाथ से ये मौका छूटना नहीं चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके क्वेश्चंस को। तो आइए, तो गाइस पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो सूफी आंदोलन जो है मूलतः प्रारंभ हुआ था फारस यानी कि पर्सिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सा सूफी आंदोलन के बारे में कि सूफी आंदोलन था क्या। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इजीली कि मध्यकालीन युग में हमारे भारतीयों द्वारा यानी कि हिंदुओं द्वारा भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया गया था, उसी तरह से मुसलमानों के द्वारा सूफी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि सूफी शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कि सूफी शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सूफी शब्द की शुरुआत आपका सफा शब्द से हुई थी। ठीक है, सफा शब्द से हुई थी। अब सफा शब्द क्या है, तो सफा शब्द जो है आपका, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, ये एक उर्दू वर्ड है, इसका अर्थ हो जाता है धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। तो महरौली में जंग रहित जो लौह स्तंभ है वो आपका गुप्त शासकों ने कराया था, यानी कि गुप्त वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि गुप्त वंश के किस शासक ने कराया था। तो ये आपके हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपके हो जाएंगे, इन्होंने ही लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं और थोड़ा सा कि ये लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो अब ये लौह स्तंभ जो है वहाँ पे कुतुब मीनार बनवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो यहाँ पे कुतुब मीनार के पास ये लौह स्तंभ स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे जिस क्वेश्चन पे चर्चा करनी होगी उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों। तो आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि धर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। तो धर्म का जो सिद्धांत है वो आपका मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत, यहाँ पे सॉरी, कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि पांचवा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ था उस पे आपका जहांगीर का लेख भी मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ की। तो जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ है उसको 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त जो है कौशाम्बी से आपका प्रयाग में लाया था। ठीक है, और उसके राज दरबारी जो कवि थे हरिसेन, उन्होंने उस स्तंभ पे प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ठीक है, और 1605 ईस्वी में जब मुगल सम्राट जो जहांगीर था उसका राज तिलक था, तो उसने अपने राज तिलक के यादगार में ये जो स्तंभ था प्रयाग प्रशस्ति उस पे अपना राज तिलक का लेख भी खुदवाया था, यानी कि अपना लेख यहाँ पे खुदवाया था। यानी कि इस तरह से आपका मुगल सम्राटों में आपका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो कि 6 नंबर है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था। तो खलीफा के जो अधिकार थे उनको मानने से इनकार किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आगे बात कर लेते हैं कि जबकि यहाँ पे खलीफा को मानने से अलाउद्दीन खिलजी ने इनकार किया था, वहीं आपके कुतुबुद्दीन जो मुबारक थे, कुतुबुद्दीन मुबारक थे, उन्होंने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है इसके आपके एग्जाम में कि खुद को खलीफा किसने घोषित किया था। तो ये आपके कुतुबुद्दीन मुबारक हो जाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अलवर, यहाँ पे देख सकते हैं कि अलवार संतों का अविवार अवि आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु से हुआ था। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए दो जो आपके तमिलनाडु में जो तो है भक्ति की दो धाराएं थी, दो संतों की धाराएं थी। एक आपके अलवार थे और एक आपके नयायार थे, नए नार थे। ठीक है, एक नयनार थे और एक अलवार थे। तो यहाँ पे नयनार भी पूछ सकता है कि नयनार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। तो ये भी आपके तमिलनाडु हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 2012 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत भाग्य विधाता द्वारा नाम से ये जो आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसको प्रकाशित करने वाली जो पत्रिका थी उसका नाम था तत्वबोधिनी। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका में ये जो है जनगण मन भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो कि 9 नंबर है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था। ये तो सही है। अब सही क्रम में बताइए कि पहले कहाँ हुआ था, इस तरह से आपको बताना है। तो देख सकते हैं कि बात कर लेते हैं पहले झांसी की। तो झांसी में कब हुआ था। तो झांसी में आपका मार्च में हुआ था। मार्च आपका 1858 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1858 में झांसी में हुआ था। दिल्ली में कब हुआ था। तो दिल्ली में आपका हुआ था जून 1957 में, जून 1957 में। ठीक है, सॉरी 1857 में, सब 1800 में ही हुआ था। और यहाँ पे मेरठ में बात कर ले तो मेरठ में हुआ था मई में। मेरठ में कब हुआ था, मई में। सारा 1857 है, एक केवल झांसी 1858 था। और यहाँ पे जो बैरकपुर था वो हुआ था मार्च, यानी कि मार्च 1857 में। ठीक है, मार्च 1857 में हुआ था। तो इस तरह से शुरुआत अगर करते हैं तो देख लेते हैं पहले जो हुआ था आपका, सबसे पहले बैरकपुर में हुआ था, उसके बाद आपका मेरठ में हुआ, उसके बाद आपकी दिल्ली में हुई और सबसे लास्ट में झांसी में हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। तो चटगांव जो शस्त्रागार था उस पर धावा जो है सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कब बोला गया था, ये कब हुआ था। ये जो धावा बोला गया था वो कब बोला गया था। तो ये आपका 18 अप्रैल आपका था 1930। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर धावा जो है बोला गया था। और जो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे सूर्यसेन के बारे में। तो सूर्यसेन को प्यार से लोग मास्टर दा भी कहते थे। क्या कहते थे, मास्टर दा भी कहते थे। ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे। तो गांधी जी के सत्याग्रह के 3 स्वरूप आपके अहिंसा था, सविनय अवज्ञा था और बहिष्कार था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। गाइस अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके आपको बताइएगा भी कि आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन लोगों ने भी इसका फॉर्म भरा है, आप लोगों ने अगर तैयारी अपनी शुरू कर दी है तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि कोई भी वीडियो का लिंक जो है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही शेयर करते हैं। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और हमारे चैनल पे भी कंटिन्यू बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ और आपको जो है बिहार दरोगा की तैयारी जो है आपकी अच्छे से हो पाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ था। तो क्रीमिया युद्ध जो था उसका समापन पेरिस समझौते के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि पेरिस समझौता कब हुआ था। तो पेरिस समझौता आपका 30 मार्च आपका 1856 में हुआ था। ठीक है, 30 मार्च 1856 को आपका पेरिस समझौता हुआ था, जिसके तहत क्रीमिया युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहीं पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा, यानी कि मगध का शासक कौन नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। प्रसेनजीत जो है वो मगध का शासन नहीं था, यानी कि आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं बिंदुसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदन जो थे वो आपके महत्वपूर्ण राजा थे मगध के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका 14वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी। तो देखिए पंचायती राज जब भी आएगा और एक समिति की बात करेगा तो आप सीधे जो है अशोक मेहता का आप करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति जो थी वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अशोक राज मेहता समिति थी
सॉरी अशोक मेहता समिति थी वो आपका 1977 में लाई गई थी, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। और ये जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। और 1978 में, यहाँ पे 1978 में ये जो अशोक मेहता समिति है, इन्होंने 1978 में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी थी, ठीक है। ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत की आरक्षण की बात की गई है। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33% की बात की गई है, यहाँ पे 33% आरक्षण की बात की गई है महिलाओं के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में की व्यवस्था की गई है। और दूसरा देख सकते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, ये दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल गलत है, महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात की गई है। और ये पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे भारत में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के लिए बात की गई है। यानी कि आपका पहला एकदम सही है, दूसरा गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपका 30 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता और राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है, इसको भंग जो है नहीं किया जाता है और ये जो है उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है क्योंकि। ऑप्शन ए देख सकते हैं कि संसद के अस्तित्व में आने के कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका है, या फिर संविधान के निर्माता संसद के सदस्य से बड़े नेता थे, या फिर सी में देख सकते हैं कि संसद यह बताती है कि संविधान यह बताती है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि संविधान का संशोधन नहीं कर सकती है, जो संसद है संविधान का संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये तीनों आपके गलत हैं। यहाँ पे आपका ये जो है काफ़ी ज़्यादा, बस जो प्रामाणिकता है वो काफ़ी ज़्यादा है संसद के लिए कि संविधान यह बताता है कि संसद कैसी बनाई जाए और उसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जा चुका था, ठीक है, पारित कर दिया गया था। और ये प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग, 13 दिसंबर 1946 को संविधान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो 22 जनवरी 1947 को इसे भी पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं कि अकबर ने 1572 में गुजरात पर अधिकार किया, तो ये तो सही है, 1572 में इसने गुजरात पर अधिकार किया था अकबर ने। काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा, ये भी सही है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र कर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, यहाँ पे समुद्र पर होगा, तो ये भी सही है। 1572 तक पुर्तगाली समुद्र पर अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे मिर्जाओं ने साथ नहीं दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल है, यहाँ पे सही मेल बताना है। अनुच्छेद 17 देख सकते हैं, तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है न्याय के समक्ष समानता, तो ये तो गलत है। अनुच्छेद 17 में होता क्या है, अनुच्छेद 17 में होता है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे अनुच्छेद 18 दिया गया है, उसमें दिया है संसद का गठन, तो ये भी आपका गलत है, संसद का गठन नहीं होता है। यहाँ पे अनुच्छेद 18 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को दर्शाया गया है, जो कि अनुच्छेद 78 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 169, तो अनुच्छेद 169 में दिया गया है कि संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, तो ये भी गलत है, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते नहीं दिए गए हैं। अनुच्छेद 169 में आपका दिया गया है
राज्य में विधान परिषद का गठन। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 352 की आपातकाल की घोषणा। ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग को, भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भूमि सुधार को जो है वो 9वीं अनुसूची में रखा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योगों के नाम से जाना जाता है या फिर सनराइज उद्योग भी कहा जाता है? यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सेकंड है आपका कि शिक्षा से संबंधित उद्योग, चिकित्सा उद्योग, और चौथा में आप लोग देख सकते हैं ऑटोमोबाइल उद्योग। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल उद्योग नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं शिक्षा को जो है सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है या फिर इसे कहा भी जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन सम्मिलित होते हैं? राज्य के मंत्री स्तर के सभी मंत्री, या फिर केवल कैबिनेट मंत्री, या फिर कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री, या फिर कैबिनेट राज्य या उप मंत्री। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट में जो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं वही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालिकट तट तक पहुंचने में मदद किया था? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब्दुल मजीद होगा। ठीक है, अब्दुल हुसैन आप लोग भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा मेरी तरह। यहाँ पे अब्दुल मजीद जो है ये गुजराती व्यक्ति था जिसने वास्को डी गामा को कालिकट तक पहुंचने में मदद की थी। बात कर लेते हैं वास्को डी गामा की। तो वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये 1498 में आया था, 1498 में आया था। और वास्को डी गामा कहाँ का था? तो ये पुर्तगाली था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो करगम तथा कबलगम आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला में देख सकते हैं कि सवाना दिया हुआ है, वेल्स दिया हुआ है, कंपोस्ट दिया हुआ है और लानोस दिया है। यहाँ पर पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 1, 3 और 4 यानी कि सवाना, कंपोस्ट और यहाँ पे लानोस जो है वो आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। बात कर लेते हैं सवाना की। तो सवाना जो है अफ्रीका का है। सवाना कहाँ का है? अफ्रीका का घास स्थल है। कंपोस्ट की बात कर लेते हैं तो कंपोस्ट ब्राजील का है। कंपोस्ट कहाँ का है? ब्राजील का घास स्थल है। और लानोस की बात कर लेते हैं तो ये वेनेजुएला का है। कहाँ का है? वेनेजुएला का है। ठीक है, वेनेजुएला का घास स्थल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना जो है 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 1985 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हेमवती किसकी सहायक नदी है? तो हेमवती जो है आपकी कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी की और भी सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो कावेरी का जो है सिमसा हो गई, हेमवती हो गई और आपकी भवानी भी जो है इसकी सहायक नदी है, भवानी। ठीक है, और ये जो गोदावरी नदी, कावेरी नदी है वो कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये साउथ से उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी खेल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शंस देख सकते हैं, डोला बनर्जी, दीपिका कुमारी, लिम्बा राम और यहाँ पे अपर्णा पोपट। तो यहाँ पे अपर्णा पोपट जो है वो आपकी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। अपर्णा पोपट जो है वो आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, अपर्णा पोपट बैडमिंटन खेलती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और डोला बनर्जी, दीपिका कुमारी, लिम्बा राम ये सारे जो है तीरंदाज खेल से संबंधित है। तो गाइस ये आज के आपके टॉप 30 MCQs थे जो मैंने करा दिए। और गाइस इसी तरह से आपको रोज ये सीरीज देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए, थैंक यू, धन्यवाद।